कैसे हैं आप लोग। तो बच्चों आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं बिल्कुल न्यू चैप्टर, और वो चैप्टर है बेटा द्रव्य की अवस्था। तो जैसा कि हमारा केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर जो बहुत अच्छे से समाप्त हो चुका है, मेरा आपको एक ही सुझाव है, उस चैप्टर की दिल लगा करके अच्छे से प्रैक्टिस करते रहें। आपके पास में कई सारी बुक होंगी, जैसे कि मान लो एनसीईआरटी के फिंगर टिप होगी, है ना। उसके अलावा आपके पास में अलग अलग रेफरेंस बुक होंगे, जैसे मान लो एनसीईआरटी होगी, एनसीईआरटी की फिंगर टिप होगी, आपके स्टेट बोर्ड की किताबें होंगी। बेटा उन बुक्स के अंदर जितने भी क्वेश्चंस दे रखे हैं वो सारे क्वेश्चन अच्छे से लगा लेना, क्योंकि ये तो निश्चित तौर पर तय है 100%। एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपका पेपर जो आएगा वो पूरा का पूरा एनसीईआरटी बेस्ड आएगा। मैं आपको बता रहा हूं कि 2021 नीट का जो पेपर आया है, ये 2021 नीट का पेपर जो था बेटा, वो पूरा का पूरा 100% आप ये मान लो, या आप एक क्वेश्चन छोड़, मतलब ऑलमोस्ट 99 का मतलब 100 ही हुआ। 99 से 100% पूरा, एक क्वेश्चन शायद कोई बाहर का हो तो हो, बाकी पूरा का पूरा 99 100% पूरा का पूरा एनसीईआरटी बेस्ड। एक भी क्वेश्चन एनसीईआरटी से बाहर का नहीं था। अगर आपको एनसीईआरटी पूरी टिप्स पर है, एक एक पॉइंट अगर आपको क्लियर है बेटा, तो आपके लिए केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर बहुत अच्छे से तैयार हो जाएगा। केमिकल बॉन्डिंग छोड़ो, मैं तो बोल रहा हूं पूरी केमिस्ट्री बोल रहा हूं। नीट के अंदर पूरी केमिस्ट्री जो है वो डिपेंड करती है एनसीईआरटी की आपकी प्रिपरेशन पे। तो आप प्लीज इसको अच्छे से लगा लें। चलिए, तो अब हम देखेंगे बच्चों द्रव्य की अवस्था चैप्टर को। इसका आज लेक्चर नंबर 1 है। तो आज हमको क्या पढ़ना है बच्चों, मैं आपको बता देता हूं। द्रव्य की अवस्था में हमको पढ़ना है अन्योन्य क्रिया और गैस के नियम के बारे में। पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि ये चैप्टर हमें कहां मिलेगा। ये चैप्टर हमें मिलेगा एनसीईआरटी में बुक नंबर 1, क्लास 11th क्लास की जो पहली बुक है ना बेटा, उसका चैप्टर नंबर 5। एनसीईआरटी की जो पहली बुक है ना बेटा, उसका चैप्टर नंबर 5 जो है वो है आपका द्रव्य की अवस्था, स्टेट्स ऑफ मैटर। तो आपको मैं जितने भी बातें पढ़ा रहा हूं, आप वो इस चैप्टर से पढ़ सकते हैं, और आपको ये चैप्टर बहुत ही बढ़िया लगने वाला है, क्योंकि आपके नीट लेवल पे इस चैप्टर में कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं पूछी जाती है। बहुत बेसिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। चलिए, तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं बेटा इस चैप्टर को एक सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ, और वो पहला टॉपिक है इस चैप्टर का अन्योन्य क्रिया। क्या बेटा? अन्योन्य क्रिया। अन्योन्य क्रिया पे जाने से पहले मैं आपको एक दो चीजें और अच्छे से क्लियर करना चाहूंगा। जैसे कि सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर आपसे बोली जाए कि पदार्थ की कुल कितनी अवस्थाएं हैं, तो आप क्या बोलेंगे? सर पदार्थ की मुख्य रूप से 3 अवस्थाएं हैं। कितनी? पदार्थ की मुख्य रूप से 3 अवस्थाएं हैं। एक ठोस है, दूसरा द्रव है, और तीसरा गैस है। यदि सर बात करें ठोस अवस्था की, तो ठोस अवस्था हमारी 12th की केमिस्ट्री का पहला चैप्टर है, पहली बुक का। तो 12th की केमिस्ट्री की पहली बुक का पहला चैप्टर है बेटा सॉलिड स्टेट। तो हम ठोस अवस्था को पढ़ने वाले हैं कहां? ठोस अवस्था को हम पढ़ने वाले हैं 12th की केमिस्ट्री के पहला चैप्टर में। तो उसे तो हमको यहां पे नहीं पढ़ना है। तो मैंने आपसे बात बोली ना कि हमें मुख्य रूप से पदार्थ की 3 अवस्थाएं देखनी होती, एक ठोस, सॉलिड, एक द्रव, लिक्विड, और एक गैस, गैसियस स्टेट, गैस। तो इन तीनों में से बच्चों सॉलिड स्टेट जो है, पदार्थ की ठोस अवस्था जो है बेटा, ये आपकी 12th की केमिस्ट्री का पहली बुक का
फर्स्ट चैप्टर है। बात समझ में आई? बात समझ में आई? चलो द्रव अवस्था की बात करें तो द्रव अवस्था बच्चों 12th की बुक का, 12th की केमिस्ट्री बुक का, तो 12th की केमिस्ट्री बुक का फर्स्ट बुक का सेकंड चैप्टर है, सॉल्यूशन नाम से। किस नाम से बेटा? सॉल्यूशन नाम से। तो पदार्थ के ठोस अवस्था और द्रव अवस्था, इन दोनों को हम यहां पे पढ़ने वाले। मेरी बात समझ में आ रही है? और इस चैप्टर के अंदर ये जो हम स्टार्ट करने वाले द्रव्य की अवस्था, उसमें हमें पढ़ना है गैसियस स्टेट के बारे में। तो पदार्थ की तीसरी अवस्था जो सबसे महत्वपूर्ण है, गैसियस स्टेट, उस गैस अवस्था के बारे में बच्चों इस चैप्टर के अंदर पढ़ना है। तो क्या आपको ये बात समझ में आई कि इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं? जल्दी से लाइव चैट में जाओ और मुझे कमेंट करके बताओ फटाफट, क्या आपको समझ में आ रहा है कि इस चैप्टर में हम पढ़ने क्या वाले हैं? इस चैप्टर में बच्चों हम ठोस अवस्था नहीं पढ़ेंगे, हम द्रव अवस्था नहीं पढ़ेंगे, हम मुख्य रूप से गैस अवस्था के बारे में बात करेंगे, क्योंकि ये दोनों ही अवस्थाएं हमको 12th की केमिस्ट्री के बुक नंबर फर्स्ट में दे रखी, उसको हम किसी और चैप्टर में पढ़ेंगे। सॉल्यूशन चैप्टर में हम लिक्विड को पढ़ेंगे और सॉलिड स्टेट के अंदर पढ़ेंगे, चैप्टर नंबर फर्स्ट के अंदर पढ़ेंगे सॉलिड स्टेट को। अब हमको पढ़ना है गैसियस स्टेट। इस गैस अवस्था पे जाने से पहले हमें बच्चों एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट को समझना होगा, और वो है बेटा अन्योन्य क्रिया, इंटरएक्शन, इंटरेक्शन, इसको हम अंग्रेजी में बोलते हैं इंटरेक्शन। क्या बोलते हैं बेटा? इंटरेक्शन। मॉलिक्यूल के बीच में किस तरह की इंटरेक्शन हो रही है? अन्योन्य क्रिया। तो इसको हम बोलते हैं बेटा अन्योन्य क्रिया। चलो अन्योन्य क्रिया आ जाओ, उसकी बात करते हैं अन्योन्य क्रिया क्या है। जैसे कि बच्चों मैं आपसे बोलूं कि ठोस अवस्था में पदार्थ के जो कण होते हैं वो एक दूसरे के बहुत नजदीक होते हैं। द्रव अवस्था में पदार्थ के कण एक दूसरे से दूर दूर होते हैं, और गैस अवस्था में पदार्थ के कण बहुत दूर दूर होते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि ठोस अवस्था में पदार्थ के कण एक दूसरे के नजदीक इसीलिए होते हैं क्योंकि उनमें प्रबल आकर्षण बल होता है। आकर्षण बल प्रबल होता है बेटा, ध्यान रखना। पदार्थ के अंदर कणों की दूरी एक दूसरे से बहुत ज्यादा नजदीक है। कब? ठोस अवस्था में। क्यों? क्योंकि अणुओं के बीच आकर्षण बल बहुत ज्यादा है। गैसों में अणुओं के बीच आकर्षण बल बहुत कम है, इसलिए वो दूर दूर है। अगर दो लोग एक दूसरे से प्यार करते हैं तो वो एक दूसरे के नजदीक रहना पसंद करेंगे। आपको अगर कोई इंसान अच्छा लगता है तो आप क्या सोचोगे? काश मुझे वो मिल जाए, मेरी जिंदगी बन जाए, मैं उसके साथ रहना चाहता हूं, मैं उसके साथ जिंदगी जीना चाहता हूं, मैं उसके साथ शादी करना चाहता हूं, मजा आ जाए, लाइफ बन जाए मेरी। मतलब क्या आप उसके पास रहना चाहते हो, उसके नजदीक रहना चाहते हो? नजदीक कब रहोगे? जब आपका और उसके बीच में क्या होगा? आकर्षण होगा। तो बेटा अन्योन्य क्रिया का मतलब इसी तरह से कुछ हम बताते हैं। अन्योन्य क्रिया का मतलब है पदार्थ के अणुओं के बीच लगने वाला आकर्षण बल या प्रतिकर्षण बल, दोनों ही बेटा। अणुओं के बीच आकर्षण भी लगता है, अणुओं के बीच प्रतिकर्षण भी लगता है। तो ध्यान रखना अन्योन्य क्रिया का मतलब है पदार्थ के अणुओं का या पदार्थ के अणुओं के बीच लगने वाला आकर्षण, पदार्थ के अणुओं के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल। आकर्षण, आकर्षण और प्रतिकर्षण बल दोनों ही। मैं ट्राई करता हूं थोड़ा राइटिंग आपको सही मिल पाए। तो लगने वाला आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल ही अन्योन्य क्रिया
कहलाता है। तो पदार्थ के अणुओं के बीच लगने वाला आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल ही अन्योन्य क्रिया कहलाता है। तो अन्योन्य क्रिया कुछ और नहीं, बस अणुओं के बीच लगने वाला प्रतिकर्षण या अणुओं के बीच लगने वाला आकर्षण, यही है बच्चों अन्योन्य क्रिया। एक बात ध्यान रखना बेटा, इस चैप्टर के अंदर हम केवल और केवल आकर्षण बल की अन्योन्य क्रिया को हम दिमाग में रख करके सारी बातें करते हैं। ध्यान रहे, इस चैप्टर के अंदर मैं जितनी भी बातें करूंगा वो प्रतिकर्षण बल वाली अन्योन्य क्रिया के बारे में नहीं करूंगा। मैं इस चैप्टर में जितनी भी बातें करूंगा वो आकर्षण बल वाली अन्योन्य क्रिया के आधार पर ही करूंगा। तो सर क्या अणुओं के बीच में प्रतिकर्षण बल नहीं लगता? होता है, सब कुछ होता है, लेकिन हमें यहां पर इस चैप्टर में प्रतिकर्षण बल को नेग्लिजिबल लेकर के चलना, प्रतिकर्षण बल की बात हमको नहीं करनी। तो यहां पर जितने भी अन्योन्य क्रियाएं हम पढ़ेंगे वो सारी की सारी किस बल को आधार मान करके करेंगे? आकर्षण बल को आधार मान करके करेंगे। प्रतिकर्षण बल के बारे में हमको कोई चर्चा नहीं करनी, हम उसको नेग्लेक्ट करते, हम उनको नगण्य मान करके चलते हैं। हम ये मान करके चलते हैं अपनी मर्जी से कि भैया प्रतिकर्षण बल नगण्य है। इसका मतलब ये नहीं है कि वास्तविकता में प्रतिकर्षण बल नहीं लगता, प्रतिकर्षण बल लगता है, लेकिन हम कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए, गणनाओं को आसान बनाने के लिए, चीजों को आसान बनाने के लिए हम प्रतिकर्षण बल को नगण्य मान करके चलते हैं। ऐसा समझो बेटा, जैसे कि आप फिजिक्स पढ़ते हो। अब मान लो आपने फिजिक्स पढ़ी, अब मैं आपको बोल दूं कि देखो ये एक वस्तु रखी मैंने एम द्रव्यमान की। सर फिजिक्स पढ़ाओगे आप? नहीं, मैं आपको एक एग्जांपल बता रहा हूं कि होता क्या है। जैसे मान लो आपने एक वस्तु रखी एम द्रव्यमान की इस धरातल पे, ठीक है, ये सतह है कोई, और इस सतह पर आपने मान लो एम द्रव्यमान की वस्तु रखी। अब आप पढ़ते हो ना कि इसमें नॉर्मल फोर्स लगता है ना, फिर इसमें नीचे इसका भार mg लगता है वगैरह वगैरह, फिर इसमें आप जब इसकी गति कराते हो तो आप इसका फ्रिक्शन फोर्स भी लगाते हो, घर्षण बल भी लगाते हो, बहुत सारी बातें करते हो। लेकिन क्या आपने ये महसूस किया है, कभी आपने सोचा है कि ये तो वो बल है जो कि मास्टर जी हमको दिखा रहे हैं कि भाई नॉर्मल बल mg नीचे की तरफ, फ्रिक्शन फोर्स जहां पे वस्तु गति करेगी उसके विपरीत दिशा में, ये तो वो बल है जो कि टीचर हमें बता रहा है। यहाँ पे ऐसा भी तो हो सकता है कई बल ऐसे भी होंगे जो कि लग रहे होंगे लेकिन हमको महसूस नहीं होते, या जिनको हम काउंट नहीं करते, या जिनको हम नगण्य मानते हैं। जैसे कि मान लो आप यांत्रिकी के अंदर, मैकेनिक्स के अंदर मान लो आप कोई क्वेश्चन करते हो। अब मैकेनिक्स के अंदर आप क्वेश्चन करते हो तो आपने क्वेश्चन में पढ़ा होगा कि घर्षण बल को नगण्य मानते हुए, तो कई बार हम चीजों को नगण्य मानते हैं। क्यों? नगण्य मानने का मतलब ये नहीं है कि वास्तविकता में वो चीजें उस पर लागू नहीं होती। नगण्य मानने का मतलब हम ये कहना चाहते हैं कि भैया चीजों को आसान बनाना है, क्योंकि इस ब्लॉक पर, इस द्रव्यमान पर न जाने कई ऐसे बल होंगे जो कि न तो आप देख पा रहे हो ना आप महसूस कर पा रहे हो, लेकिन हो सकता है इसके साथ जुड़े हुए हो। तो हम ये मान करके चलते हैं कि उनका मान बहुत ही नगण्य है और हम उनको क्वेश्चन के अंदर कैलकुलेट करके नहीं चलेंगे। तो बच्चों यहाँ पे भी ऐसी कुछ बात है कि प्रतिकर्षण बल और आकर्षण बल दोनों ही अणुओं के बीच लगते हैं, लेकिन हम यहाँ पर इस चैप्टर में केवल और केवल आकर्षण बल को दिमाग में रख करके सारी गणनाएं करने वाले। तो ये बात बिल्कुल दिमाग में बेटा क्लियर रखना, ठीक है। चलो अब बात करते हैं आगे की। ये जो अन्योन्य क्रिया है बच्चों, ये जो अन्योन्य क्रिया है, इन अन्योन्य क्रियाओं को बच्चों हमने एक विशेष नाम दे रखा है। हमने तो क्या मतलब कि एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था जोहानन वांडरवाल। वांडरवाल का नाम सुना होगा, वांडरवाल आकर्षण बल सुना होगा आपने। वो वांडरवाल आकर्षण बल बेसिकली अन्योन्य क्रिया है। तो जोहानन वांडरवाल ने सबसे पहले अन्योन्य क्रियाओं के बारे में, सबसे पहले अणुओं के बीच की अन्योन्य क्रिया के बारे में जानकारी दी। इसीलिए अन्योन्य क्रियाओं का
दूसरा नाम वांडरवाल आकर्षण बल भी रखा गया। वांडरवाल आकर्षण बल, वांडरवाल ने जानकारी दी इसलिए वांडरवाल, और आकर्षण बल क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि मैंने आपको पहले ही कंडीशन बता दी है कि भैया हम यहाँ पे प्रतिकर्षण बल को नगण्य मान करके फिर सारी बातें करते हैं, मतलब कि आकर्षण बल ही हमारे दिमाग में चलता है, इसीलिए हम बोलते हैं वांडरवाल आकर्षण बल। अब ये वांडरवाल आकर्षण बल जो है, मतलब कि अन्योन्य क्रिया जो है बेटा, ये कुल 3 प्रकार की है मुख्य रूप से। वैसे तो आपकी बुक में 4 प्रकार की दे रखी, वो भी मैं बता दूंगा, लेकिन हम यहाँ पे 3 ही पढ़ेंगे। सर ऐसा क्यों, किताब में 4 दे रखी, आप 3 क्यों पढ़ा रहे हो, ये तो गलत कर रहे हो। अभी मैं उसका कारण बताऊंगा बेटा। तो हमें बच्चों अन्योन्य क्रिया के नाम पे एक तो पढ़ना है लंदन बल। क्या पढ़ना है बेटा, लंदन बल पढ़ना है, लंदन फोर्स पढ़ना है। एक तो हमें पढ़ना है बच्चा लंदन बल, या जिसको हम बोलते हैं प्रकीर्णन बल। क्या बोलते हैं, प्रकीर्णन बल बोलते हैं, ठीक है, स्कैटरिंग फोर्स बोलते हैं बेटा, ठीक है। अच्छा, इसको हम बच्चों एक और नाम देते हैं, बड़ा खतरनाक सा नाम है इसका, एक और नाम होता है तात्क्षणिक द्विध्रुव प्रेरित द्विध्रुव। तात्क्षणिक द्विध्रुव प्रेरित द्विध्रुव, तात्क्षणिक द्विध्रुव प्रेरित द्विध्रुव, ये नाम भी है बेटा इसका। दूसरा यहां पे है द्विध्रुव द्विध्रुव अन्योन्य क्रिया। द्विध्रुव द्विध्रुव अन्योन्य क्रिया, अंग्रेजी में बोलते हैं बेटा डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन भी बोलते हैं इसको। अंग्रेजी में हम अंग्रेजी में ऐसे ही लिखते हैं बेटा, इंस्टेंटेनियस डाइपोल। इंस्टेंटेनियस का मतलब बेटा तात्क्षणिक, डाइपोल डैश इंड्यूस्ड डाइपोल। तात्क्षणिक डाइपोल मतलब कि इंड्यूस्ड डाइपोल, सॉरी माफ करना, तात्क्षणिक द्विध्रुव इंस्टेंटेनियस डाइपोल, प्रेरित द्विध्रुव इंड्यूस्ड डाइपोल, ठीक है, ये डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। और यहां पे हम लिखते हैं बेटा द्विध्रुव प्रेरित द्विध्रुव अन्योन्य क्रिया, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन, ठीक है। 3 तरह की हमको पढ़नी है। अच्छा, यहां पे एक और होता है जिसका नाम है एच बंध, लेकिन हम इसे नहीं पढ़ेंगे। क्यों नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि मैं ये ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं। जिस भी बच्चे को हाइड्रोजन बॉन्ड के बारे में जानकारी प्राप्त करनी हो वो पिछला चैप्टर पढ़ सकता है, वहां पे मैंने डिटेल में हाइड्रोजन बॉन्ड पढ़ा रखा है, तो वहां पे हम हाइड्रोजन बॉन्ड को पढ़ चुके हैं। तो हम केवल 3 प्रकार की पढ़ेंगे। भाई समय बर्बाद करने का क्या मतलब है, एग्जाम तो हमारे नजदीक है, हमको अब जल्दी जल्दी सिलेबस भी तो भगाना है। अगर एक चीज को मैं अगर 50 बार रिपीट करूंगा तो फिर खास बातें जो नहीं पढ़ी वो हम कब देखेंगे। तो ये तो हम पढ़ चुके हैं, ठीक है, आप इसको देख सकते हो। चलो, सबसे पहला है लंदन बल, दूसरा है द्विध्रुव द्विध्रुव अन्योन्य क्रिया, और तीसरा है द्विध्रुव प्रेरित द्विध्रुव अन्योन्य क्रिया। आ जाओ, सबसे फर्स्ट हेडिंग लिखना है बालको और बालिकाओं, लंदन बल, या इसको हम बोलते हैं बेटा क्या, प्रकीर्णन बल। क्या बोलते हैं बेटा, प्रकीर्णन बल। इसके बहुत सारे नाम है, प्रकीर्णन बल, तात्क्षणिक द्विध्रुव, प्रेरित द्विध्रुव, तो ये सारी बात। चलो, तो इसके बारे में हम समझने का प्रयास करते हैं, ठीक है। एक उदाहरण से मैं आपको ये समझाता हूं, ठीक है बेटा। ऐसे समझो इसको
कि जैसे मान लो हीलियम के 2 परमाणु लेते हैं, ठीक है, हीलियम के परमाणु से हम शुरुआत करते हैं। एक हीलियम का परमाणु मैंने यहां लिया और दूसरा हीलियम का परमाणु मैंने यहां लिया, ठीक है। चलो, हीलियम के परमाणु में बीच में क्या होगा, हीलियम का नाभिक, नाभिक के अंदर क्या होता है, प्रोटॉन होता है, प्रोटॉन पे प्लस आवेश। ये हीलियम का दूसरा नाभिक है, उसके अंदर क्या है, प्रोटॉन है, नाभिक के अंदर प्रोटॉन है। और बाहर की तरफ कौन होते हैं, बाहर की तरफ होते हैं इलेक्ट्रॉन। कौन होते हैं बेटा, बाहर की तरफ होते हैं इलेक्ट्रॉन होते हैं ना। चलो, तो लंदन बल को समझने के लिए बेटा मैंने एक एग्जांपल लिया है हीलियम परमाणु, ठीक है, हीलियम गैस। चलो, हीलियम गैस, ठीक है, मैं इसको और बढ़िया भाषा में लिखता हूं, हीलियम गैस। हीलियम गैस मैंने ले रखा है एग्जांपल, ठीक है। अब हीलियम गैस के अंदर क्या है बच्चों, हीलियम गैस के अंदर हीलियम के बहुत सारे परमाणु हैं। मैंने 2 परमाणु बना लिए ताकि हमको ये बल समझ में आए। चलो, अब होगा क्या बेटा, बनाने को मैंने 2 परमाणु बनाए हैं, लेकिन हीलियम गैस के डब्बे के अंदर आप खुद बताओ कितने सारे परमाणु होंगे, बहुत सारे। जैसे मैं आपसे ये बोल दूं कि मैं जिस कमरे के अंदर हूं अभी यहाँ पे बहुत सारी गैस होंगी। इस गैस के जो भी गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड, O2, SO2, जो भी जितनी भी गैसें हैं, सभी गैसों के आपको ये बात पता है कि सभी गैसों के बहुत सारे परमाणु, बहुत सारे अणु हैं। तो जितने भी गैसें हैं उनके बहुत सारे अणु यहाँ वहां ऐसे बिखरे हुए हैं। हमको गैस कभी दिखाई नहीं देती। मान लो मैं O2 गैस की बात करूं तो O2 गैस में शरीर के अंदर लेता हूं, सांस लेता हूं तो O2 गैस जाती है, लेकिन क्या O2 गैस मुझे दिखाई दे रही, नहीं। लेकिन हाँ, वातावरण में O2 गैस के बहुत सारे मॉलिक्यूल हैं, O2 गैस के बहुत सारे परमाणु हैं। तो समझाने के लिए मैंने 2 बना रखे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि गैस के अंदर 2 ही परमाणु होंगे, बहुत सारे परमाणु होंगे। अब होता क्या है बच्चों, परमाणु जब गैस के परमाणु या जो भी गैस के अणु है, जब वो इस तरह से फैले होंगे तो गैस के अणु क्या करेंगे, एक दूसरे के साथ टक्कर करेंगे। मान लो गैस का एक अणु ये, दूसरा अणु ये। अब मान लो ये अणु यूं जा रहा है ऊपर की तरफ और ये अणु ऐसे आ रहा है, तो मान लो ये अणु ऊपर जा रहा है, ये अणु तो टकराएगा। तो जब भी अणु गति करते तो एक दूसरे से क्या करते, टक्कर करते। तो ये अणु ऊपर जा रहा है, ये अणु ऊपर जा रहा है, टकरा गए। या मान लो ये अणु ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, टकरा गए। या हो सकता है ये 2 अणु ऐसे आ रहे हैं, टकरा गए। तो निश्चित तौर पर गैस का जो डब्बा होगा, हीलियम गैस का डब्बा होगा, उसमें बहुत सारे गैस के अणु होंगे और वो आपस में टकराएंगे, टक्कर करेंगे। जब इनमें टक्कर होगी तो भैया इनकी शक्ल बिगड़ जाएगी। मान लो आपकी किसी से लड़ाई हो जाती है, तो लड़ाई होने के बाद में बहुत बुरी लड़ाई हो गई, सामने वाले ने आपकी आंख पे घूसा मार दिया, तो आपकी शक्ल बिगड़ जाएगी या सुंदर हो जाएगी, आप बताओ मुझे। आपकी किसी से फाइटिंग हो गई है ना, बढ़िया से आपने भी किसी को बचिक दिया बढ़िया से, है ना, कुटाकुटी कर दी है ना, उसने भी आपको कूट दिया बढ़िया से, आपने भी उसको कूट दिया, दोनों ने एक दूसरे को कूट दिया। अब बताओ होगा क्या, या तो आपका पैर टूटेगा, हाथ टूटे, कुछ ना कुछ होगा भैया। या ज्यादा कुछ नहीं तो भी शक्ल पे कहीं खून आ जाएगा, लाल पड़ जाएगी शक्ल, सूजन आ जाएगी, कुछ ना कुछ होगा, शक्ल बिगड़ जाएगी ना भाई। तो मैं बोल रहा हूं कि भाई 2 अणु एक दूसरे के साथ कुटा गए मतलब कि टकरा गए, टक्कर हो गई, लड़ाई हो गई 2 लोगों में। मान लो ये अणु यूं जा रहे थे, टकरा गए, तो भाई इनकी शक्लें बिगड़ेंगी ना, शक्लें बिगड़ेंगी, मतलब कि अणु की शक्ल, परमाणु की शक्ल बिगड़ गई। अब जैसे इसकी शक्ल बिगड़ेगी तो शक्ल बिगड़ने पर कैसी हो जाती, देखो अब ये गोलाकार है ना, ऐसे वृत्त क्या गोलाकार दिख रहा है, गोलाकार के बाद अब ये थोड़ा सा शक्ल बिगड़ने पर हो जाएगा, इसकी शक्ल बिगड़ गई। शक्ल बिगड़ गई तो भैया ये क्या हो जाएगा, अंडाकार हो जाएगा। शक्ल बिगड़ेगी मतलब कि अब गोलाकार तो नहीं रहेगा। ऐसे समझो गुब्बारा है, 2 गुब्बारे टकरा रहे, जब गुब्बारा पहले गोल था, टकराने पे क्या होगा, वो गोल की जगह क्या हो जाएगा, थोड़ा चपटा हो जाएगा, अंडाकार हो जाएगा। तो ये वाला जो गुब्बारा है ये हो जाएगा थोड़ा सा अंडे के आकार का। अब जब अंडे के आकार का होगा तो निश्चित तौर पर इसका इलेक्ट्रॉन आ जाएगा एक तरफ, ये इलेक्ट्रॉन एक तरफ आ जाएंगे, और नाभिक अभी यहां है। मतलब कि आपको ऐसा कुछ महसूस हो रहा है कि इसके यहां पर तो आ गए इलेक्ट्रॉन, माइनस, इलेक्ट्रॉन मतलब कि माइनस, और यहां पर क्या है, प्लस। तो आप बेटा ये देखो कि इसके एक तरफ माइनस है और इसके एक तरफ प्लस है। जब भी किसी अणु में एक सिरा माइनस दूसरा सिरा प्लस हो तो इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, द्विध्रुव
बोलते हैं। मैं आपको डाइपोल मोमेंट द्विध्रुव आघूर्ण के अंदर पढ़ा चुका हूं। HF के अणु में एक सिरा आंशिक ऋणावेश, दूसरा सिरा आंशिक धनावेश, एक ऋणावेश दूसरा धनावेश, ऋणावेशित सिरा धनावेशित सिरा। ये क्या है बेटा? ये एक द्विध्रुव है। इसके बारे में हम पिछले चैप्टर में डिटेल में पढ़ चुके हैं। तो जब भी बेटा किसी अणु में द्विध्रुव एक सिरा प्लस और दूसरा सिरा माइनस वाला उत्पन्न हो जाए तो इसे हम बोलते हैं बेटा द्विध्रुव उत्पन्न हो चुका। इसमें क्या बन गया? द्विध्रुव बन गया। आप देख सकते हो कि इस तरफ माइनस आ गया और यहाँ पे प्लस आ गया, एक सिरा प्लस दूसरा सिरा माइनस। क्यों? अणुओं के बीच में टक्कर से, अणुओं के बीच में कुटाकुटी से, एक दूसरे के साथ लड़ा गए। तो भाई होगा क्या? अणु एक दूसरे के साथ भिड़ गए। एक अणु यहां जा रहा है ऊपर की तरफ और दूसरा अणु मान लो यहां आ रहा है, तो ये टकरा गए। या मान लो ये अणु यूं जा रहा है और ये अणु यहां से आ रहा है, तो ये अणु टकरा गए। तो जब टक्कर होगी तो शक्ल बिगड़ जाएगी। तो भैया इसकी शक्ल जो है वो विकृत हो गई, बिगड़ गई। तो हो सकता है ये जितने भी इलेक्ट्रॉन है वो यहां आ गए और धनावेशित यहां आ गया। तो ऐसा बच्चों यहाँ पे कुछ सीन बन जाता है, मतलब कि ये द्विध्रुव बन जाता है, एक सिरा प्लस दूसरा सिरा माइनस। अब बच्चों होगा क्या? ये वाला अणु जो है, ये वाला परमाणु तो कूटाकूटी करने के बाद में, लड़ने के बाद में ऐसा हो चुका है, मतलब कि ये तो बन गया द्विध्रुव। ध्यान रहे बच्चों, ये द्विध्रुव परमानेंट नहीं होता, हमेशा के लिए नहीं बनता। ये द्विध्रुव बहुत क्षणिक बनता है बेटा, क्षण विशेष के लिए बनता है। तो इसका मतलब ये परमाणु क्षण विशेष के लिए, कुछ क्षण के लिए किस में बदल गया? द्विध्रुव में बदल गया, कुछ क्षण के लिए। तो ये वाला परमाणु कुछ क्षण के लिए, मैंने बोला ना कुछ क्षण के लिए। अब कई बच्चे ये भी बोल सकते हैं सर क्यों, हो सकता है ना ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, तो हो सकता है ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे। मैं इसीलिए बोल रहा हूं कि यहाँ पे जितने भी बातें चल रही है बेटा, ये क्षणिक चल रही है, कुछ क्षण के लिए चल रही है, कुछ समय के लिए चल रही है। तो क्षणिक द्विध्रुव उत्पन्न हो गया, और कुछ क्षण के लिए उत्पन्न होने वाला ये जो द्विध्रुव है इसको हम बोलते हैं बेटा तात्क्षणिक द्विध्रुव, जो केवल एक क्षण के लिए बनता है। इसीलिए हम इसको बोलते हैं बेटा तात्क्षणिक द्विध्रुव बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? तात्क्षणिक द्विध्रुव बोलते हैं। अब आप खुद सोचिए, ये वाला तात्क्षणिक द्विध्रुव इस वाले अणु को, ये वाला अणु किसके सामने? इसके सामने। ये अणु इसके सामने, देखो तो ये अणु है भाई साहब इसके सामने, ये वाला अणु इसके सामने, इसके चारों तरफ क्या है? इलेक्ट्रॉन। अब मुझे बताओ, ये वाला माइनस इसके प्लस को अपनी तरफ आकर्षित करेगा और ये वाला माइनस इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? दूर भगाएगा। तो अब होगा क्या कि इसकी भी शक्ल बिगड़ जाएगी। ये माइनस इसके प्लस को अपने नजदीक बुलाएगा और ये माइनस इसके माइनस को अपने से दूर भगाएगा। तो माइनस माइनस तो प्रतिकर्षित करेंगे और माइनस वाला प्लस को आकर्षित करेगा। तो अब देखो क्या होगा। अब जैसे ही ये आकर्षित करेगा तो इसकी शक्ल कुछ ऐसी हो जाएगी। तो ये वाला माइनस इधर वाले माइनस को प्रतिकर्षित करेगा तो ये भी शक्ल में ऐसा हो जाएगा, अंडाकार। तो ये माइनस इधर वाले के प्लस को अपनी तरफ आकर्षित करेगा और ये वाला माइनस इधर के जो इलेक्ट्रॉन उसको दूर भगाएगा। इलेक्ट्रॉन ऐसे दूर भाग गए। तो अब आप देखो, ये द्विध्रुव है और इसके कारण ये भी क्या बन गया बेटा? द्विध्रुव बन चुका है। इसका भी एक सिरा प्लस दूसरा सिरा माइनस। तो इस द्विध्रुव के कारण इसमें क्या उत्पन्न हो गया? द्विध्रुव उत्पन्न हो गया। इसी को हम बोलते हैं बेटा प्रेरित द्विध्रुव। प्रेरित द्विध्रुव का मतलब इसके द्विध्रुव के कारण इसको द्विध्रुव बनने की प्रेरणा मिली। जैसे कि आप ऐसे समझो, आपके पड़ोसी में कोई बच्चा 12th क्लास में मेरिट में आया, 12th बोर्ड में मेरिट में आया, तो आपके पिताजी क्या बोलेंगे? यार वो तो हमारे बगल में जो शर्मा जी का बेटा है वो मेरिट में आया। तो आप क्या सोचोगे? यार मुझे भी मेरिट में आना है। बगल वाला मेरिट में आया तो उसके मेरिट में आने से मुझे क्या मिली? प्रेरणा मिली। ये वाला द्विध्रुव बना तो इसके द्विध्रुव से इसको क्या मिली? प्रेरणा मिली। सामने वाला कोई कुछ कर रहा है तो उससे मैं अफेक्ट हो रहा हूं, मुझे उसके जैसा करना है। सामने वाले के पास में बहुत बढ़िया गर्लफ्रेंड है, मुझे भी गर्लफ्रेंड बनानी है, मुझे प्रेरणा मिली, मुझे सामने वाले के जैसे करना है। सामने वाला जैसा कर रहा है मुझे भी वैसा बनना है।
सामने वाला जो है वो आईएएस ऑफिसर है, कलेक्टर बन चुका है ना। पड़ोसी वाले का छोरा, पड़ोसी वाले का छोरा, पड़ोस वाले का छोरा जो भी है कलेक्टर बन चुका है। तो आप क्या सोचोगे, मुझे भी कलेक्टर बनना है, तो ये द्विध्रुव बनेगा, तो ये भी कोशिश करेगा, पड़ोस वाले का छोरा, पड़ोस वाले का छोरा जो भी है कलेक्टर बन चुका है। तो आप क्या सोचोगे, मुझे भी कलेक्टर बनना है, तो ये द्विध्रुव बनेगा, तो ये भी कोशिश करेगा द्विध्रुव बनने की। इसके द्विध्रुव के कारण इसको द्विध्रुव बनने की प्रेरणा मिली, तो ये कहलाता है प्रेरित द्विध्रुव। प्रेरित द्विध्रुव का मतलब इसके द्विध्रुव से इसको द्विध्रुव बनने की प्रेरणा मिली। तो देखो क्या लिखा है, लंदन बल। मैंने यहाँ पे क्या लिखा, देखो तात्क्षणिक द्विध्रुव और प्रेरित द्विध्रुव के बीच लगने वाला आकर्षण बल। तो अब देखो ये माइनस, चलो अब आया ना पकड़ में, देखो तो ये माइनस और ये प्लस। अब इनके बीच में जो ये आकर्षण बल है, इसी आकर्षण बल को बेटा हम क्या बोलते हैं, लंदन बल बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, लंदन बल। तो ये लंदन बल, ये जो आकर्षण बल है किस किस के बीच में लग रहा है, तात्क्षणिक द्विध्रुव और प्रेरित द्विध्रुव के बीच में लग रहा है। तो तात्क्षणिक द्विध्रुव और प्रेरित द्विध्रुव के बीच में लगने वाला ये जो आकर्षण बल है, इसी को हम बोलते हैं बेटा लंदन बल। क्या बोलते हैं बेटा, लंदन बल। और इस बल के बारे में सबसे पहले लंदन नामक साइंटिस्ट ने बताया था। एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था लंदन। उन्होंने सबसे पहले इस फोर्स की, इस अन्योन्य क्रिया की खोज की, इसीलिए उनके नाम के सम्मान में क्या बोला, लंदन बल नाम बोला गया। चलिए तो अब हम लिखेंगे लंदन बल की परिभाषा। लंदन बल की परिभाषा कैसे आएगी, देखो बेटा, गैस के अणु में यादृच्छिक टक्कर। अब ये यादृच्छिक टक्कर क्या मतलब कि रैंडम कोलिजन, अनाप शनाप कोई कहीं भी टकरा रहा है। जैसे मान लो कुंभ का मेला हुआ, अब कुंभ के मेले में मान लो भसड़ मच गई, ठीक है। अब कुंभ के मेले में मान लो भगदड़ मच गई। अब भगदड़ मच जाएगी तो लोग कैसे भागेंगे, कोई यहाँ भाग रहा है, कोई यहाँ भाग रहा है, कोई यहाँ भाग रहा है, होता है ना। या मान लो कहीं पे मेला लगा हुआ है, सिंपल अपने गांव में मेला लगा हुआ है, तो मेले में आपने देखा होगा लोग अनाप शनाप कोई कहीं भी घूम रहा है, कोई यहाँ जा रहा है, वहां, यादृच्छिक, बिखरा हुआ। यादृच्छिक मतलब कि बिखरा हुआ, फैला हुआ, रैंडमाइज मैनर में बिखरा हुआ। अंग्रेजी में बोलते हैं बेटा इसको रैंडम, रैंडम कोलिजन, है ना। यादृच्छिक टक्कर मतलब कि रैंडम कोलिजन। तो भाई दो अणु हैं, एक अणु ऐसे जा रहा है, इससे साथ टकराएगा, फिर यहाँ आएगा, यहाँ भी टकराएगा, यहाँ आएगा, तो अणु अलग अलग दिशाओं में टकराएंगे। रैंडम टक्कर, यादृच्छिक टक्कर, बिखरी हुई टक्कर, है ना, बिखरे हुए अणु सारे, है ना। तो गैस के अणु में यादृच्छिक टक्कर के कारण, ठीक है, गैस के अणु में यादृच्छिक टक्कर के कारण अणु में विकृति उत्पन्न होने से क्षण विशेष के लिए द्विध्रुव उत्पन्न होता है। क्षण विशेष के लिए द्विध्रुव उत्पन्न होता है, जिसे क्षण विशेष के लिए उत्पन्न होने वाले द्विध्रुव को क्या बोलते हैं, तात्क्षणिक द्विध्रुव, जिसे तात्क्षणिक द्विध्रुव कहते हैं। जिसे क्या बोलते हैं बेटा, तात्क्षणिक द्विध्रुव। ये तात्क्षणिक द्विध्रुव दूसरे अणुओं में क्या प्रेरित करता है, द्विध्रुव को प्रेरित करता है। यह तात्क्षणिक द्विध्रुव अन्य अणुओं में द्विध्रुव को प्रेरित करता है।
तो ये तात्क्षणिक द्विध्रुव दूसरे अणु में द्विध्रुव को प्रेरित करता है। मतलब कि इसको हम क्या बोलेंगे, प्रेरित द्विध्रुव। जिस अणु में द्विध्रुव प्रेरित होगा उसे प्रेरित द्विध्रुव कहते हैं। तात्क्षणिक द्विध्रुव तथा प्रेरित द्विध्रुव के बीच लगने वाले ठीक है, के बीच लगने वाले आकर्षण बल को ही लंदन बल कहते हैं। तो ये होता है बेटा लंदन बल। लंदन बल मतलब कि ये परिभाषा। तो तात्क्षणिक द्विध्रुव और प्रेरित द्विध्रुव के मध्य जो आकर्षण बल लग रहा है बेटा, इसी को लंदन बल बोलते हैं। इसके बारे में सबसे पहले जिस वैज्ञानिक ने बताया उसका नाम था लंदन वैज्ञानिक ने। ठीक है, तो वैज्ञानिक के नाम पर बेटा इस फोर्स का नाम क्या रखा, लंदन बल। अब दिमाग में क्वेश्चन आएगा इसका एग्जाम्पल, तो ध्यान रखना बच्चों, अक्रिय गैस के जितने भी अणु होते हैं, ये क्या लिखा है देखो, अक्रिय गैस का अणु। ठीक है, अक्रिय गैस के अणु में जो पाया जाने वाला जो बल होता है बेटा, उसी को हम बोलते हैं लंदन बल। मतलब कि अक्रिय गैस के अणुओं के बीच में जो अन्योन्य क्रिया है वो लंदन बल है। या मान लो दूसरी कोई गैस है, जैसे मान लो क्लोरीन गैस। अब क्लोरीन गैस के अणुओं के बीच में जितना भी फोर्स लगेगा, अन्योन्य क्रिया लगेगी, वो क्या हो जाएगी बेटा, लंदन बल हो जाएगी। आपको ये बात पता है कि हीलियम गैस हो गया, क्लोरीन गैस हो गया, नाइट्रोजन गैस हो गया, ऑक्सीजन गैस हो गया, जितनी भी गैसें हैं बेटा, ये सारी की सारी गैसें क्या है बेटा, अध्रुवीय हैं। तो बच्चों लंदन बल किन गैसों के बीच लगता है, लंदन बल किन गैसों में पाया जाता है, लंदन बल अध्रुवीय गैसों में पाया जाता है। जैसे कि उदाहरण, चलो ये अभी समझ में कम आया सर, अध्रुवीय गैसों में समझ में कम आया। अध्रुवीय गैस का मतलब मैं आपको अध्रुवीय का मतलब पिछली क्लास में मतलब पिछले चैप्टर में बता चुका हूं। अध्रुवीय वह होते हैं जिनके लिए द्विध्रुव आघूर्ण का मान क्या होता है बेटा, अध्रुवीय वह है जिनके लिए द्विध्रुव आघूर्ण का मान कितना है, जिनके लिए द्विध्रुव आघूर्ण का मान 0 होता है। जिन भी अणुओं के लिए द्विध्रुव आघूर्ण का मान 0 है वो क्या है, अध्रुवीय। जैसे कि उदाहरण Cl2 गैस, इसमें क्लोरीन परमाणु की विद्युत ऋणता क्या है, समान। ये वाला परमाणु अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, ये वाला परमाणु भी उतने ही क्षमता से अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। ये वेक्टर यहाँ, ये मतलब कि आपका यहाँ डाइपोल मोमेंट क्या आएगा बेटा, 0 आएगा। क्लियर। N2 में भी जो दोनों परमाणु वो किसके, नाइट्रोजन के, यहाँ पे भी डाइपोल मोमेंट कितना आएगा, 0। O2 गैस, यहाँ पे भी डाइपोल मोमेंट 0। हीलियम गैस, हीलियम तो एकल परमाणु है, द्विध्रुव की बात कर ही नहीं सकते। तो ये जितने भी गैसें हैं सब में डाइपोल मोमेंट 0 आता है। उदाहरण जैसे कि Cl2 गैस, N2 गैस, ठीक है, Cl2 गैस, N2 गैस, ठीक है, फ्लोरीन गैस, ठीक है, हीलियम गैस, ठीक है, आदि 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 आदि। ठीक है, चलो तो लंदन बल इनमें पाया जाता है, अक्रिय गैस के अणु में, अध्रुवीय गैसों में पाया जाता है। अच्छा, अब दूसरा क्या है बेटा, लंदन बल के बाद दूसरा क्या है, द्विध्रुव द्विध्रुव अन्योन्य क्रिया। चलो अब हम पढ़ेंगे द्विध्रुव द्विध्रुव अन्योन्य क्रिया। लंदन बल के लिए बेटा एक खास बात ध्यान रखनी, लंदन बल जो होता है वो व्युत्क्रमानुपाती होता है
r की पावर 6 के, किसके व्युत्क्रमानुपाती है? r की पावर 6 के। अब ये r की पावर 6 क्या है? ठीक है बेटा, एक बात ध्यान रखना, r का मतलब है, r का मतलब है दोनों अणुओं के नाभिकों के बीच की दूरी। तो r का मतलब है अणुओं के नाभिक के बीच की दूरी, या आप इसको क्या बोल सकते हो? अंतरनाभिकीय दूरी। अणुओं के बीच की दूरी का दूसरा नाम क्या है बेटा? अंतरनाभिकीय दूरी। अणुओं के नाभिकों के बीच की दूरी का दूसरा नाम क्या? अंतरनाभिकीय दूरी। कोई आपसे बोले कि अंतरनाभिकीय दूरी क्या है, तो अणुओं के नाभिकों के बीच की दूरी। बेटा कंफ्यूज मत होना, अगर कोई बोले कि यार ये तो परमाणु है, बेटा अक्रिय गैस में परमाणु और अणु दोनों ही आप बोल सकते हो। क्यों? क्योंकि अक्रिय गैस के जो अणु हैं वो एकल परमाणु होते हैं। अक्रिय गैस के परमाणुओं को ही हम क्या बोलते हैं बेटा? अणु बोल देते हैं, क्योंकि उनके अणु में एक ही परमाणु होता है। तो आप इसको अणु भी बोल सकते हो, परमाणु भी बोल सकते हो, दोनों बोल सकते हो। तो ध्यान रखना बच्चों, ये जो लंदन बल होता है बेटा, वो बहुत ही लघु परास के लिए लगता है, बहुत ही कम दूरी के लिए लगता है। क्यों? क्योंकि प्रायोगिक रूप से इसका मान जो प्राप्त हुआ है वो r की घात 6 के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये प्रायोगिक रूप से प्राप्त होता है। प्रयोग मत होना, अगर कोई बोले कि यार ये तो परमाणु है, बेटा अक्रिय गैस में परमाणु और अणु दोनों ही आप बोल सकते हो। क्यों? क्योंकि अक्रिय गैस के जो अणु है वो एकल परमाणु होते हैं। अक्रिय गैस के परमाणुओं को ही हम क्या बोलते हैं बेटा? अणु बोल देते हैं, क्योंकि उनके अणु में एक ही परमाणु होता है। तो आप इसको अणु भी बोल सकते हो, परमाणु भी बोल सकते हो, दोनों बोल सकते हो। तो ध्यान रखना बच्चों, ये जो लंदन बल होता है बेटा, वो बहुत ही लघु परास के लिए लगता है, बहुत ही कम दूरी के लिए लगता है। क्यों? क्योंकि प्रायोगिक रूप से इसका मान जो प्राप्त हुआ है वो r की घात 6 के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये प्रायोगिक रूप से प्राप्त होता है। प्रयोगों द्वारा ये कितना प्राप्त हुआ? प्रयोग द्वारा ये r की पावर 6 के व्युत्क्रमानुपाती प्राप्त होता है। सर ये फॉर्मूला कहां से आया? याद रखना है नालायको, याद रखना है ये बेटा जी, याद रखना ये प्रयोग द्वारा निकाला गया है, आपको याद रखना है इस फॉर्मूले को। ठीक है, चलिए अब आते हैं किस पे? दूसरे बल पे, दूसरी अन्योन्य क्रिया, द्विध्रुव अन्योन्य क्रिया। अब आते हैं दूसरे पर, द्विध्रुव अन्योन्य क्रिया। बहुत सही, डाइपोल इंटरेक्शन। ठीक है, चलो देखो नाम से ही क्लियर है, द्विध्रुव मतलब कि ऐसा कुछ जब यहां अणु के अंदर क्या पाया जाएगा? डाइपोल पाया जाएगा। डाइपोल इंटरेक्शन, द्विध्रुव अन्योन्य क्रिया, डाइपोल इंटरेक्शन। तो अणुओं के बीच अगर अणु में द्विध्रुव पाया जाता है तो वहां पे अणुओं के बीच होने वाली अन्योन्य क्रिया क्या होती है? द्विध्रुव अन्योन्य क्रिया होती है। तो ये कहां पाई जाती है बच्चों? यह उन अणुओं के बीच पाई जाती है, यह उन अणुओं के बीच पाई जाती है जिनमें स्थायी द्विध्रुव पाया जाता है। क्या पाया जाता है बेटा? स्थायी द्विध्रुव पाया जाता है, मतलब कि म्यू का मान 0 नहीं होता। या फिर आप बोल दो कि ध्रुवीय अणुओं के बीच में इस प्रकार की अन्योन्य क्रिया पाई जाती है। म्यू का मान, द्विध्रुव आघूर्ण का मान 0 नहीं होने का मतलब क्या है बच्चा? ध्रुवीय अणु, जो भी अणु ध्रुवीय होगा उसमें स्थायी द्विध्रुव पाया जाएगा। स्थायी का मतलब जो परमानेंट हो, परमानेंट द्विध्रुव, परमानेंट डाइपोल बोलते हैं बेटा इसको, परमानेंट डाइपोल। चलो मैं आपको एक चीज बताता हूं,
ऐसा समझो कि जैसे मान लो मैं पढ़ाई करने, मान लो ऐसे समझो, चलो मैं आज टीवी देख रहा हूँ, मेरे घर पे मम्मी पापा नहीं है, ठीक है, मेरे घर पे मम्मी पापा नहीं है, मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, टीवी देख रहा हूँ। मैं टीवी देख रहा हूँ क्योंकि मेरे घर पे मम्मी पापा नहीं है, आज मैं मजे कर रहा हूँ, मस्ती कर रहा हूँ। जैसे ही मम्मी पापा है तो मैं अपने कमरे में जाकर के पढ़ाई करने लग गया। तो क्षणिक प्रभाव बोलते हैं इसको बेटा, क्षणिक, कुछ क्षण के लिए। जैसे ही मम्मी पापा घर से बाहर फिर जाएंगे, मैं फिर से टीवी देखने लग जाऊंगा, धमाल चौकड़ी करने लग जाऊंगा, धमाल मचाने लग जाऊंगा, कपड़े इधर फेंक दिए, किताबें इधर फेंक दी। तो बच्चों क्षणिक का मतलब जो कुछ समय के लिए होता है। तो जैसे ही मम्मी पापा घर में जब तक होंगे तब तक मैं मजे करूंगा, मजे नहीं करूंगा, पढ़ाई वढ़ाई करूंगा। और जैसे ही मम्मी पापा घर से बाहर चले गए तो मैं मौज मस्ती करूंगा। तो पढ़ाई तब तक ही होगी जब तक कि वो मुझे देखेंगे। ऐसा ही करते हो ना आप लोग, ऐसा ही करते हो ना, माँ बाप देखेंगे या गुरुजी हमको देख रहे हैं, मास्टर जी हमको देख रहे हैं, तो उनको दिखाने के लिए आप पढ़ाई कर रहे हो, क्षणिक प्रभाव। लेकिन जैसे उनका प्रभाव खत्म हो गया, जैसे ही मतलब कि मास्टर जी दूर चले गए, क्लास में अब टीचर नहीं है, घर में मम्मी पापा नहीं है, तो आप फिर से धमाल चौकड़ी मचाने लग गए। तो आपकी पढ़ाई जो है बेटा वो बहुत क्षणिक है, आप पर क्षणिक प्रभाव है, आप क्षणिक रूप से पढ़ाई कर रहे हो, स्थायी पढ़ाई नहीं कर रहे हो, आप परमानेंट पढ़ाई नहीं कर रहे हो। परमानेंट का मतलब जो हमेशा रहे, चाहे मम्मी पापा घर में है, चाहे मम्मी पापा घर से बाहर है, बच्चा पढ़ाई कर रहा है, उसको केवल पढ़ाई करने से मतलब है, उसको हम बोलते हैं परमानेंट, जो हमेशा रहता है। चाहे मम्मी पापा घर में हो, चाहे मम्मी पापा घर से बाहर हो, मुझे तो भाई पढ़ाई करने से मतलब है, मैं तो परमानेंट हमेशा पढ़ाई करूंगा। परमानेंट मतलब कि हमेशा। तो स्थायी द्विध्रुव मतलब कि परमानेंट डाइपोल होना चाहिए। जैसे कि उदाहरण HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अब बच्चों हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में एक चीज देखो, हाइड्रोजन पे क्या होता है, आंशिक धनावेश। क्लोरीन पे क्या होता है, आंशिक ऋणावेश। आशिक नहीं, आंशिक ऋणावेश, नालायक, आंशिक ऋणावेश, ठीक है, आंशिक ऋणावेश। अब देखो यहाँ पे क्या उत्पन्न हो चुका है बेटा, द्विध्रुव उत्पन्न हो चुका है, द्विध्रुव उत्पन्न हो चुका है। लेकिन लंदन बल की अगर मैं बात करूं, लंदन बल में ये जो द्विध्रुव उत्पन्न हुआ था, ये कुछ क्षण के लिए उत्पन्न हुआ है, कुछ क्षण के लिए। मतलब कि निश्चित तौर पर ये वाला जो द्विध्रुव है वो फिर से समाप्त हो जाएगा, कुछ समय बाद समाप्त हो जाएगा। जब अणुओं की दूरी दूर दूर होगी, अणु जब दूर दूर होंगे, टकराएंगे नहीं, कुछ समय में ये द्विध्रुव समाप्त हो जाएगा। क्षणिक है बेटा, तात्क्षणिक है। तात्क्षणिक द्विध्रुव मतलब कि कुछ समय बाद जो समाप्त हो जाए। और स्थायी द्विध्रुव का मतलब है अणुओं में टक्कर हो चाहे अणुओं में टक्कर ना हो, हमेशा HCl का एक सिरा प्लस वाला, दूसरा सिरा माइनस वाला हमेशा रहेगा। तो ये क्या है बच्चों, स्थायी द्विध्रुव, परमानेंट डाइपोल। क्या है बेटा, परमानेंट डाइपोल। लेकिन यहां गौर करो, यहां पे क्या है, कुछ क्षण के लिए अणुओं में टक्कर हुई, इसीलिए बच्चों द्विध्रुव उत्पन्न हुआ, क्षण भर के लिए हुआ, कुछ समय के लिए हुआ। मम्मी पापा घर हैं, इसीलिए मैं उनको दिखाने के लिए पढ़ाई कर रहा हूं। जैसे वो घर से बाहर जाएंगे मैं फिर से धमाल चौकड़ी करूंगा। तो भैया वही है, कुछ क्षण के लिए इसमें द्विध्रुव उत्पन्न हुआ है। लेकिन एक दूसरा बच्चा है, चाहे मम्मी पापा घर हो चाहे मम्मी पापा घर पे ना हो, उसे तो पढ़ाई करने से मतलब है, मतलब कि उसके अंदर पढ़ाई करने का जुनून है, वो स्थायी है अपनी जिंदगी में, उसको बस पढ़ाई करनी है, परमानेंट वो पढ़ाई करता है। तो इसके पास में अणुओं के बीच में टक्कर हो चाहे ना हो, हमेशा यहाँ पे द्विध्रुव होगा ही होगा, हमेशा एक सिरा माइनस एक सिरा प्लस होगा ही होगा। इसको बोलते हैं स्थायी द्विध्रुव। चलो जैसे मान लो मैंने लिखा HF, अब HF में बताओ स्थायी द्विध्रुव होगा या नहीं होगा, बताओ, लाइव चैट में जाओ और कमेंट करके बताओ, क्या HF में स्थायी द्विध्रुव होगा? फटाफट जल्दी से। स्थायी द्विध्रुव वहां होगा जिसके लिए डाइपोल मोमेंट का मान 0 नहीं होता। बिल्कुल, इसके डाइपोल मोमेंट का मान 0 नहीं है, मतलब कि ये स्थायी द्विध्रुव है। जिसके भी द्विध्रुव आघूर्ण का मान 0 ना हो वो क्या है, स्थायी द्विध्रुव है। मान लो मैंने लिखा CO2, आप बताओ क्या CO2 स्थायी द्विध्रुव है?
क्या CO2 स्थायी द्विध्रुव है? ना जी ना, CO2 के लिए म्यू का मान 0 नहीं है, स्थायी द्विध्रुव नहीं है। मतलब कि ये क्या हो जाएगा? अध्रुवीय अणु हो जाएगा। इसके पास स्थायी द्विध्रुव नहीं है, इसका मतलब इसके पास कौन सा द्विध्रुव होगा? जो अणुओं की टक्कर से होता है। और अणुओं की टक्कर से उत्पन्न होने वाला द्विध्रुव कौन सा होगा? तात्क्षणिक द्विध्रुव होगा। तात्क्षणिक द्विध्रुव जस्ट क्षण भर के लिए होता है, अणु टकराएंगे तो बनेगा, फिर से टूट जाएगा। तो भैया जब भी इसका द्विध्रुव आगुण आप बोल रहे हो 0 है, मतलब कि अध्रुवीय अणु है, तो अध्रुवीय अणु में बच्चों क्या होता है? तात्क्षणिक द्विध्रुव होता है। इसका मतलब यहाँ पे हमने क्या बात बोली है? अध्रुवीय गैसों में पाया जाता है। बिल्कुल सही बात है। जो जो गैस अध्रुवीय है उनमें कौन सा होता है बेटा? तात्क्षणिक द्विध्रुव और प्रेरित द्विध्रुव। तात्क्षणिक द्विध्रुव प्रेरित द्विध्रुव कहां पाया जाता है? लंदन बल में, जहां पे अणुओं के अंदर द्विध्रुव आघूर्ण का मान 0 होता है, अध्रुवीय अणु होते हैं, वहां पे होता है बेटा। तो इसमें क्या है? अध्रुवीय अणु। मतलब कि यहाँ पे कौन सा बल पाया जाएगा? लंदन बल पाया जाएगा। क्या पाया जाएगा बेटा? लंदन बल पाया जाएगा। ये सारी बातें बेटा। तो द्विध्रुव द्विध्रुव अन्योन्य क्रिया का मतलब स्थायी द्विध्रुव रखने वाले अणु, मतलब कि जिनके लिए म्यू का मान 0 नहीं है, के बीच पाए जाने वाले अन्योन्य क्रिया को द्विध्रुव द्विध्रुव अन्योन्य क्रिया कहते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना बेटा। चलो जी, अब आते हैं बच्चों आगे की बात पे। अब देखो बेटा, एक चीज यहाँ पे ध्यान रखनी है। ठीक है, ये सब हो गया। हाँ, अब एक चीज बेटा यहाँ पे आपको ध्यान रखनी, जैसे लंदन बल जो है वो R की घात 6 के व्युत्क्रमानुपाती है, वैसे ही डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन जो है बेटा, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन मतलब कि द्विध्रुव द्विध्रुव अन्योन्य क्रिया जो होती है बेटा, है ना, ये भी अणुओं के बीच, अणुओं के नाभिकों के बीच की दूरी के घात 6 के व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो बेटा यहाँ पे भी यही फॉर्मूला है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये पूरी थ्योरी है किन अणुओं में पाया जाता है, कैसा होता है, वो सारी बातें मैंने आपको बताई। ठीक है, अब आते हैं बच्चों तीसरी बात पे। चलो ये हो गया। अब आते हैं बेटा तीसरे पॉइंट पे। तीसरा पॉइंट क्या, देखो तीसरा पॉइंट है द्विध्रुव प्रेरित द्विध्रुव अन्योन्य क्रिया। आ जाओ, द्विध्रुव प्रेरित द्विध्रुव अन्योन्य, द्विध्रुव प्रेरित द्विध्रुव अन्योन्य क्रिया, प्रेरित द्विध्रुव अन्योन्य क्रिया, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन। अब फिर से यहां पे एक चीज देखो बेटा, क्या लिखा है? प्रेरित द्विध्रुव, इंडक्शन होने वाला है, अब कुछ ना कुछ प्रेरणा मिलने वाली है। चलो ऐसा कहां होता है, तो मैं आपको उदाहरण बताता हूं। जैसे कि बच्चों ये समझो, इस तरीके से समझो, मान लो एक तो HCl का अणु है और एक है बेटा हीलियम का अणु। चलो हीलियम का परमाणु अणु, चलो इन दोनों के बीच में मुझे इंटरेक्शन देखना। अब पहले तो मुझे ये बताओ कि HCl द्विध्रुव है या नहीं है। चलो सभी बच्चे लाइव चैट में जाओ और मुझे कमेंट करके बताओ, क्या HCl को मैं द्विध्रुव बोलूंगा या नहीं बोलूंगा? क्या बोलूंगा मैं?
अरे गधो नालायको, ये देखो HCl को मैंने क्या लिखा है, स्थायी द्विध्रुव। यहाँ पे मैंने लिखा है और मैंने केमिकल बॉन्डिंग में भी पढ़ा है कि HCl एक स्थायी द्विध्रुव है, इसके म्यू का मान 0 नहीं होता मेरे बेटे, म्यू का मान 0 नहीं होता इसके। तो म्यू का मान इसके 0 नहीं है, इसका मतलब स्थायी द्विध्रुव है। मतलब कि HCl क्या है, द्विध्रुव। बहुत से बच्चों ने सही जवाब दिया और कुछ लोग अभी भी कंफ्यूजन में। तो ये क्या है, स्थायी द्विध्रुव। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही बात। चलो अब आते हैं हीलियम। हीलियम क्या है बेटा, हीलियम तो ऐसा है, बीच में प्लस और बाहर है भैया इलेक्ट्रॉन, यहाँ इलेक्ट्रॉन यहाँ इलेक्ट्रॉन। चलो हीलियम के लिए मैंने आपको क्या बात बताई थी, सर भूल गए, वो तो हमारा काम है सर भूलना। हीलियम के लिए मैंने बताया था कि हीलियम को हम अध्रुवीय गैसों की कैटेगरी में रखते हैं, इसमें लंदन बल पाया जाता है। मतलब कि ये निश्चित तौर पर अध्रुवीय गैस है, इसमें लंदन बल की संभावना है, तो अध्रुवीय गैस हो गई ना ये। तो मतलब कि अब देखो ये है अध्रुवीय। अगर अध्रुवीय है तो आप मुझे बताओ, ये वाला जो द्विध्रुव है प्लस और माइनस, ये द्विध्रुव इसके अंदर द्विध्रुव को प्रेरित करेगा या नहीं करेगा। ये वाला माइनस इधर वाले माइनस को दूर भगाएगा, ये वाला माइनस इधर वाले माइनस को दूर भगाएगा, लेकिन इस नाभिक को अपनी तरफ आकर्षित करेगा। मतलब कि अब ये भी द्विध्रुव बनने वाला। देखो कैसे बनेगा द्विध्रुव, देखो ये तो रहा आपका HCl माइनस प्लस, ये तो रहा आपका HCl माइनस प्लस, ये तो द्विध्रुव है, ये तो हमेशा रहेगा, ये तो हमेशा रहेगा। लेकिन ये जो हीलियम है इसके कारण ये द्विध्रुव बन गया। तो अब देखो ये वाला माइनस दूर जाएगा, ये वाला प्लस माइनस की तरफ आएगा, ये माइनस प्लस को बुलाएगा, इसका मतलब प्लस यहाँ माइनस यहाँ। तो इसके द्विध्रुव ने इस अध्रुवीय अणु में द्विध्रुव को प्रेरित किया। पहले ये द्विध्रुव नहीं था लेकिन द्विध्रुव बन गया, प्रेरणा मिली इसको कुछ करने की जिंदगी में, तो द्विध्रुव बन गया, प्रेरित द्विध्रुव। तो इसको हम बोलते हैं द्विध्रुव प्रेरित द्विध्रुव प्रकृति का इंटरेक्शन। ये द्विध्रुव प्रेरित द्विध्रुव प्रकृति का इंटरेक्शन। तो इसके अंदर हम परिभाषा क्या लिखेंगे, स्थायी द्विध्रुव तथा स्थायी द्विध्रुव तथा अध्रुवीय अणु के बीच पाया जाने वाला आकर्षण बल ही द्विध्रुव प्रेरित द्विध्रुव कहा जाता है। ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे सारी घटनाएं चलती हैं। अब इतना सब कुछ पढ़ाने के बाद अब होते हैं बच्चे कंफ्यूज। बच्चे बोलते हैं सर आप यहाँ पे अध्रुवीय बोल रहे हो, आपने तो बोला था कि अध्रुवीय अणु में लंदन बल लगता है। सर ये क्या लोचा है, क्या चल क्या रहा है? कभी आप बोल रहे हो द्विध्रुव प्रेरित द्विध्रुव, कभी आप लंदन बल बता रहे हो, कभी आप बता रहे हो ये दूसरा वाला द्विध्रुव अन्योन्य क्रिया। तो ये चल क्या रहा है? चलो अब मैं आपका कंफ्यूजन दूर करता हूँ बेटा, ठीक है। कंफ्यूजन दूर करने से पहले मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा। जैसे कि द्विध्रुव अन्योन्य क्रिया 1/r⁶ की समानुपाती है, वैसे ही द्विध्रुव प्रेरित द्विध्रुव ये अन्योन्य क्रिया ये भी अंतर नाभिकीय दूरी की घात 6 के व्युत्क्रमानुपाती होती है। अब यहां तक की बात हमने कर दी। अब देखो मैं आपका डाउट क्लियर करता हूं, तीनों में मैं अंतर बताता हूं। देखो एक हमने पढ़ा लंदन बल, एक हमने पढ़ा बेटा द्विध्रुव अन्योन्य क्रिया, और एक हमने पढ़ा बेटा द्विध्रुव
प्रेरित द्विध्रुव अन्योन्य क्रिया, ये 3 पढ़े हमने बेटा, ठीक है। बस ये आज का हमारा लास्ट पॉइंट होगा। गैसियस लॉ हम आज कंप्लीट आज स्टार्ट भी नहीं कर पाएंगे, तो हम इसको बस समराइज कर लेते हैं ताकि हमारा कोई कंफ्यूजन है तो वो इस क्लास में ही दूर हो जाए। चलो, लंदन बल कहां पाया जाता है? तो ये पाया जाता है अध्रुवीय अणु में, अध्रुवीय अणुओं में। बहुत बढ़िया। द्विध्रुव द्विध्रुव अन्योन्य क्रिया कहां पाई जाती है? तो केवल और केवल ध्रुवीय अणु में। और द्विध्रुव प्रेरित द्विध्रुव किसमें पाया जाता है? तो बेटा इन दोनों को मिक्स कर लो तो ये आ जाएगा। एक अणु अध्रुवीय ले लो और दूसरा अणु ध्रुवीय ले लो, तो यहां पे आ जाएगा अध्रुवीय तथा ध्रुवीय अणुओं में। ये आ गया बेटा आपका तीसरा अड़ा। तो अब देखो बहुत आसान हो गया। अध्रुवीय अणु, अगर मान लो केवल और केवल अध्रुवीय अणु है, जैसे कि मान लो H2, जैसे कि मान लो Cl2, अगर आपके बर्तन में केवल और केवल अध्रुवीय अणु है, H2 गैस या Cl2 गैस या हीलियम गैस, कोई अक्रिय गैस, तो बच्चों यहाँ पे केवल और केवल अध्रुवीय अणु है। दो अध्रुवीय अणु के बीच में बच्चों सदैव लंदन बल की बात करनी है। लेकिन मान लो दो अणु दोनों ही ध्रुवीय हैं, जैसे मान लो HCl और इसके सामने वाला भी HCl, जब सारे अणु ध्रुवीय होंगे तो इनके बीच में जो आकर्षण बल है वो होता है द्विध्रुव द्विध्रुव आकर्षण बल। बहुत अच्छी बात है। लेकिन मान लो ऐसा हो जाए कि एक तो अध्रुवीय है और दूसरा ध्रुवीय है, तो इन दोनों के साथ मिक्स वाला जो है वो यहाँ आ जाएगा। मतलब कि एक हीलियम और दूसरा आ जाए यहाँ पे, जैसे कि मान लो HCl, इनके बीच में जो आकर्षण बल है वो आ जाएगा बेटा द्विध्रुव प्रेरित द्विध्रुव में। मतलब कि पिक्चर क्लियर है। पिक्चर क्या क्लियर है? लंदन बल जो होगा वो केवल और केवल अध्रुवीय अणु में, द्विध्रुव द्विध्रुव अन्योन्य क्रिया होगी वो केवल और केवल ध्रुवीय अणु में, और तीसरा बेटा द्विध्रुव प्रेरित द्विध्रुव अन्योन्य क्रिया जो है वो अध्रुवीय तथा ध्रुवीय अणु में। तो बिल्कुल पिक्चर हमारे सामने क्लियर हो जानी चाहिए क्या कि इसको हम केवल और केवल अध्रुवीय अणु में पढ़ते हैं, इसको हम ध्रुवीय अणु में पढ़ते हैं, और ध्रुवीय और अध्रुवीय दोनों मिला करके दिया जाए तो ये हो जाएगा द्विध्रुव प्रेरित द्विध्रुव हो जाएगा। ये भी 1/r⁶ के समानुपाती, ये भी 1/r⁶ के समानुपाती, या ये बोल दो कि r⁶ के व्युत्क्रमानुपाती, और ये भी 1/r⁶ के समानुपाती, या ये बोल दो कि r⁶ के व्युत्क्रमानुपाती। तो ये तीनों में अंतर है, बस इतना ध्यान रखना है। इसके अलावा इस पूरे टॉपिक अन्योन्य क्रिया से और कोई बात ध्यान नहीं रखनी है। चलो, और आज का एक लास्ट क्वेश्चन मुझे करके बता दें निम्न अणुओं में, बस उसके बाद में ये क्लास फिनिश। निम्न अणु में पाए जाने वाली अन्योन्य क्रिया कौन सी है? आपको मुझे जवाब देना, ठीक है बेटा। एक लिखना है अमोनिया तथा आर्गन, दूसरा लिखना है बेटा, दूसरा आप लिखें यहाँ पे, चलो SOCl2, SOCl2, चलो दूसरा SOCl2 तथा SOCl2, चलो SOCl2 तथा SOCl2 इन अणुओं के बीच में, और तीसरा यहां आप लिखें बेटा CO2 के अणुओं के बीच। चलो इन तीनों का आंसर निकालें। चलो बेटा देखो बल तो बहुत सारे, लेकिन मुख्य रूप से निम्न अणु में पाए जाने वाली मुख्य अन्योन्य क्रिया बतानी, मुख्य अन्योन्य क्रियाएं बतानी है, ठीक है। चलो स्टार्ट करें। देखो अमोनिया जो है इसका द्विध्रुव आघूर्ण 0 नहीं होता, आपको मैं कई बार बता चुका हूं पिछले चैप्टर में। मतलब कि ये क्या है बेटा? स्थायी द्विध्रुव, ये द्विध्रुव है, और ये क्या है? अध्रुवीय अणु, अक्रिय गैस, अध्रुवीय। द्विध्रुव है और अध्रुवीय है, ध्रुवीय अध्रुवीय।
द्विध्रुव जहां होगा उसको हम बोलेंगे बेटा ध्रुवीय अणु। तो ध्रुवीय अणु और अध्रुवीय अणु के बीच में कौन सी पाई जाती है अन्योन्य क्रिया? द्विध्रुव, और इसमें क्या होगा? प्रेरित होगा। द्विध्रुव प्रेरित द्विध्रुव अन्योन्य क्रिया। देखो अध्रुवीय और ध्रुवीय अणु में कौन सी होती? द्विध्रुव प्रेरित द्विध्रुव। तो अध्रुवीय और ध्रुवीय अणु में कौन सी थी? द्विध्रुव प्रेरित द्विध्रुव। चलो SOCl2, अगर बात करूं SOCl2 की, SOCl2 बेटा ऐसा होता है। SOCl2 में भी गौर करो, ऑक्सीजन की तरफ डाइपोल मोमेंट, इसका वेक्टर यहां, इसका वेक्टर यहां, इसका वेक्टर यहां, मतलब कि परिणामी जो द्विध्रुव आघूर्ण होगा वो शून्य नहीं होगा। मतलब कि क्या है ये बेटा? ध्रुवीय अणु, ये भी ध्रुवीय अणु, ये भी ध्रुवीय अणु, इसका भी डायपोल मोमेंट जीरो नहीं है, इसका भी डायपोल मोमेंट जीरो नहीं है। ध्रुवीय अणुओं के बीच में कैसी अन्योन्य क्रिया? ध्रुवीय अणुओं के बीच में द्विध्रुव द्विध्रुव अन्योन्य क्रिया। तो ये आ जाएगी द्विध्रुव द्विध्रुव अन्योन्य क्रिया, ये आ जाएगा। और लास्ट बच गया बेटा CO2 अणुओं के बीच में कैसी अन्योन्य क्रिया? अगर बात करूं CO2 की, तो इसका डायपोल मोमेंट क्या है? जीरो। ये क्या है बेटा? अध्रुवीय अणु। अध्रुवीय अणुओं के बीच में कैसी अन्योन्य क्रिया? अध्रुवीय अणुओं के बीच में लंदन बल वाली अन्योन्य क्रिया। तो इसका आंसर आ जाएगा बेटा लंदन बल। क्या आ जाएगा बेटा? लंदन बल। तो इस तरीके से आपको करना है। चलिए अब आते हैं क्विज पर। तो आज का गेम ओवर, इससे ज्यादा नहीं पढ़ेंगे। पहला क्वेश्चन, अक्रिय गैस में अन्योन्य क्रिया कौन सी? चलिए कर लिया होगा। आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। लंदन बल किसके समानुपाती है? चलिए दोनों क्वेश्चन आसान है, जल्दी हो गए होंगे। अक्रिय गैस में अन्योन्य क्रिया क्या है? अरे मान लो अक्रिय गैस हीलियम। अब हीलियम जो है वो अध्रुवीय है, तो अध्रुवीय अणु में कौन सी अन्योन्य क्रिया बेटा? लंदन बल। और दूसरा क्वेश्चन है लंदन बल किसके समानुपाती है? अरे सीधा सीधा क्वेश्चन है, 1/r की घात 6। तो आज हमने क्या पढ़ा बेटा? आज हमने अन्योन्य क्रिया को फिनिश कर दिया। ठीक है, पैनल पे आप होमवर्क आप देख सकते हैं, वहां मिल जाएगा। और अगली क्लास में बेटा पढ़ेंगे गैसियस लॉ को, मतलब कि बॉयल का नियम, चार्ल्स का नियम, गैलोसेक का नियम, एवोगैड्रो का नियम, डाल्टन का नियम, उन सब की बात हम करेंगे। ठीक है, चलिए।